हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेकमेट एजुकेटर। तो आज हमारे सामने गेस्ट हैं देवेंद्र पॉल सिंह जी, और इनका हम इंटरव्यू ले रहे हैं। इन्होंने रिसेंटली जेआरएफ क्वालिफाइड किया है। तो आइए मिलते हैं देवेंद्र जी से, और यही बताएंगे, आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, यही बताएंगे कि इन्होंने अपनी जर्नी कैसे ली, कैसे तैयारी करी, क्या स्ट्रेटेजी ली, क्या ये मैसेज देना चाहते हैं। जो भी हम आज यहाँ पर इंटरव्यू लेंगे, देवेंद्र जी आज यहाँ पर अपने पूरे जर्नी के बारे में शेयर करेंगे। तो फर्स्ट आई वांट टू वेलकम देवेंद्र जी and congratulations to Devendra ji. And now tell me some introduction about yourself. Myself, Devendra Pal Singh. I am basically from Jammu and Kashmir, and currently I am pursuing my PhD from Shri Mata Vaishno Devi University, Katra. So I have joined Unacademy in the year 2020, and I came to know that it's a very good platform for UGC NET preparation. So after that, I took subscription and I have joined Unacademy, and after that, I have started my preparation for UGC NET exam. And last time I missed this exam by just 2 marks, but this time I have qualified not only NET but also JRF in computer science. Congratulations, Devendra. Thank you, ma'am. So how are you feeling after clearing NT-UGC NET with JRF? मैम फीलिंग तो बहुत अच्छी थी। मतलब जब आपका 2 नंबर से एग्जाम रहता है तो उस टाइम लास्ट टाइम ये था कि कुछ स्टूडेंट्स जिनकी कैटेगरीज थी, जिनके मेरे से नंबर कम थे, बट उनका एग्जाम क्लियर हो गया था। लेकिन बट हम उस टाइम आपके पास 2 सिचुएशंस होती हैं, या तो आप एक कोने में बैठ के रोना धोना शुरू कर दें और कैटेगरी को कोसें, या तो आपके पास दूसरी चीज ये है कि आप उससे आगे बढ़ें और आप इतनी प्रिपरेशन करें कि आप जनरल कैटेगरी के होने के बावजूद आप डबल मेहनत करें और उस कैटेगरी के सिस्टम में आए ही ना। yes. और मैंने वही स्ट्रेटजी अपनाई। मैंने कहा बिकॉज गवर्नमेंट है, कैटेगरी है तो है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बट हम उतना जरूर कर सकते हैं कि हम अपनी प्रिपरेशन को डबल कर सकते हैं ताकि हमें उन कैटेगरी के सिस्टम में आना ही ना पड़े। और दिस टाइम पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स थी, आपका आशीर्वाद था और ऊपर वाले की दुआ थी, और जिससे जेआरएफ क्वालिफाई हो गया। So आप मुझे बताएंगे कि आपने कब सोचा कि मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए? When you decided to pursue for exam की नेट ही क्यों पढ़ें, नेट करने से क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि आप तो ऑलरेडी पीएचडी में एनरोल थे। तो हाउ यू डिसाइड? मैं ऑलरेडी मैं पीएचडी कर रहा था, तो देखते थे कि यूनिवर्सिटी में ये इसका भी नेट है, इसका भी नेट है, इसका नेट। तो मैं सोचता था कि यार हमारा भी होना चाहिए, क्योंकि किसी को देख के अगर किसी की चीज अच्छी हो तो वो लगता है कि हमारे पास भी हो। तो देन मैंने अनअकैडमी के बारे में सुना और फिर मैंने ज्वाइन किया। स्टार्टिंग में तो कोई भी अगर न्यू कमर आता है तो उसे पता नहीं चलता। पहले मैं भी डबल क्लासेस भी लगाता था डिफरेंट एजुकेटर्स की, बट फिर उसके बाद ऐसा लगा कि नहीं, एक एजुकेटर से ही पढ़ना चाहिए, बिकॉज अगर आप डबल ट्रिपल पढ़ेंगे तो उससे चीजें जो हैं वो हौच पौच होने लगती हैं। बिल्कुल। फिर मैंने उसके बाद फिर आप ही को फॉलो किया और इसके अलावा खुद से प्रिपरेशन की, और रिजल्ट जो है वो अब सामने आ सकते। यस, वेरी गुड। सो एक स्ट्रेटेजी बताइए कि आपने अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करी। वैसे आपने बता ही दिया है कि आपने एक एजुकेटर को फॉलो किया। ये मैं हमेशा से बोलती हूँ कि मल्टीपल एजुकेटर को फॉलो करने से प्रॉब्लम्स आती हैं, सब चीजें माइंड में हौच-पौच हो जाती हैं। तो वही चीज फिर भी आप बताइए कि आपने और क्या क्या स्ट्रेटेजी लगाई, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मैम मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि लास्ट टाइम जब मेरा 2 नंबर से रहा था, उस टाइम भी मैंने प्रिपरेशन तो थी, बट लेकिन मैंने उस टाइम सिर्फ नेट के पीवाईक्यूज वगैरह भी डाउनलोड किए, नेट के पीवाईक्यूज वगैरह भी मैंने उस टाइम सॉल्व किए थे। बट इस टाइम मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी डिफरेंट थी। इस बार मैंने नेट के पीवाईक्यूज तो सॉल्व किए ही किए, बट उसके साथ मैंने गेट के पीवाईक्यूज भी सॉल्व किए। और वो जो गेट के पीवाईक्यू सॉल्व किए उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन तो एग्जाम में ऐसे थे जो सीधा गेट के ही उठ के आए थे। मैंने तो उनके ऑप्शंस विदाउट ऑप्शंस देखे आंसर लगाए, क्योंकि उसके आंसर ही इतनी प्रिपरेशन कर ली थी और इतने डाउट्स आपसे पूछ लिए थे कि वो आंसर जो है वो दिमाग में याद हो गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इस टाइम एग्जाम में इंटरफेस के भी इश्यूज थे, काफी सारे प्रॉब्लम्स थी इंटरफेस की। yes. बट लेकिन
दिमाग में मेरे अब इतनी प्रिपरेशन कर ली थी तो मेरे दिमाग में यही था यार यहाँ पे इंटरफेस का रोना धोना होने से एग्जाम तो चेंज होगा नहीं ना। अब ये बिल्कुल अगर हमारे अगर ये चीज हमारे साथ है तो ऑब्वियसली ये पूरे इंडिया में है, पूरे इंडिया के बिल्कुल साथ है। मेरा ये था कि एटलीस्ट हम 100 क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू तो कर लें कि आया क्या हुआ एग्जाम आया में। क्या हुआ है, बिल्कुल अगर मैं एक क्वेश्चन को ही, टीओसी के जैसे 2 क्वेश्चन विजिबल नहीं थे, अगर मैं उन क्वेश्चंस को ही बनाने लगता तो वो एक क्वेश्चन की डायग्राम स्क्रॉल करने में और बनाने में कम से कम 10 मिनट या 12 मिनट लगते। बिल्कुल तो उन 10-12 मिनट्स में मैं अगले 15 क्वेश्चंस को कर लेता अटेम्प्ट। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि जो चीज नहीं दिख रही है उसे स्किप करो और आगे बढ़ते जाओ। बिल्कुल बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी अपनाई आपने। मैंने यही फिर आपको गाइड किया था हमेशा कि एग्जामिनर का एम होता है, जो भी एग्जाम बनाता है, कि आपको किसी न किसी क्वेश्चन में बिजी रखना ताकि आपका टाइम वेस्ट हो और आप ज्यादा अटेम्प्ट ना कर पाए। और हम आपको यही गाइड करते हैं कि हमें उन क्वेश्चन से आगे निकलना है। अगर कोई क्वेश्चन आपका अटक रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, या लेंदी है, विजिबल नहीं है, जैसे कि टेबल नहीं मिल रही है, छोड़ दो, बाद में आपको समझ आएगा, टाइम बचेगा, यार ये क्वेश्चन टेबल पे डिपेंडेंट है, उन टेबल को वहां से ड्रॉ करके फिर बना लो। और तो इस ऐसे ही बार होता मैम, है। हाँ जी, और इस बार मैम ऐसा था कि लास्ट टाइम में लास्ट के 10 क्वेश्चंस रहते थे और मेरे पास टाइम बिल्कुल 8 से 9 मिनट रहते थे और हाथ कांप रहे थे। बट इस टाइम इंटरफेस के इश्यूज और इतने टेक्निकल इश्यूज होने के बावजूद भी मैंने जो अपना एग्जाम था वो 3-4 मिनट पहले ही कंप्लीट कर दिया था। ये सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस के कारण हुआ और आपकी प्रिपरेशन, आपके हार्डवर्क के कारण हुआ, राइट? क्योंकि आपको पता है कि आपको एनी हाउ अचीव करना है, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। ये बहुत बड़ा, कहते हैं ना, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय था आपके मन में कि मुझे क्वालिफाई करना ही करना है, चाहे जो मेरी सिचुएशन आ जाए। तो आपने उसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और चाहे कैसे भी क्वेश्चन थे, आपकी तैयारी भी अच्छी थी, तो आपके वही क्वेश्चन 3-4 मिनट पहले हो गए। और वहीं अगर हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेंगे तो उनका यही चीज कहना है कि मैम पेपर अच्छा नहीं था, पेपर में बहुत सारे इश्यूज थे, पर आपके ये वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं थे कि पेपर अच्छा नहीं था। ये क्यों? क्योंकि आपका जो तैयारी थी वो बहुत अच्छी थी, प्रिपरेशन अच्छी थी, और कॉन्फिडेंस था आपके अंदर कि नहीं, मुझे किसी भी कंडीशन में एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। कुछ बच्चों ने तैयारी बहुत अच्छे से करी, लेकिन वो एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं कर पाए, जितना वो अपना आउटपुट नहीं दे पाए, अपना इनपुट नहीं दे पाए, तो उनको आउटपुट नहीं मिला। ये सबसे ज्यादा रीजन है कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में भी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना होता है ना। अच्छा, लास्ट मुझे पहले ये बताओ कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। एक बार अपने जितने भी लर्नर्स आपको वॉच कर रहे हैं उनके बारे में बताइए कि कैसे कैसे, थोड़ा मैसेज आप दीजिए उनको। मैम मैं जो अभी एक तो वो स्टूडेंट होंगे जिनका इस बार एग्जाम रह गया होगा किसी भी वजह से, और एक वो स्टूडेंट होंगे जो जिन्होंने न्यू अभी होंगे। प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो हम्म। जिन्होंने अभी न्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है उनको मैं यही चीज बोलूंगा कि अगर कोई चीज आपको अचीव करनी है ना, एक फिल्म है उसका एक डायलॉग था कि अगर तुम किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो तो कायनात, हर कायनात भी तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। तो बिल्कुल। बस यही चीज है, आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें और हमेशा मोटिवेटेड रहें, और पहले तो कंसेप्ट्स को क्लियर करें, देन उसके बाद फिर जो जो एजुकेटर्स आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करें। और अब टीचर तो आपको पढ़ाता ही है, बट लेकिन एक चीज और होती है कि जब तक कैंडिडेट अपना एफर्ट नहीं लगाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो ओके। कैंडिडेट का एफर्ट सबसे जरूरी है। और जिनका अभी 2 या 4 नंबर से रह गया, मैं उनको यही बोलूंगा कि आप बहुत क्लोज हो, कोई डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। आप दोबारा से तैयारी करें और डेफिनेटली यू विल अचीव योर ड्रीम। सो और मेरे दिमाग में यही चीज थी लास्ट टाइम जब 2 नंबर से भी रहा था, तो आपने मुझे ये कहा था कि तुम इतनी पोटेंशियल है कि इस बार 2 नंबर से रहा था, तुम 20 नंबर और भी ले सकते हो ऊपर। यस, ये मेरे ही तो वर्ड्स थे और वो आपने कर दिखाया, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे पता था कि आप कर लोगे, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा और मैम बताइए। आपका, और एक और चीज है मैम, आपका दिमाग बहुत खाया, इतने मतलब क्वेश्चंस, डाउट्स, ये वो पता नहीं क्या क्या, गेट के भी क्वेश्चंस, ये मतलब जो रेलिवेंट भी नहीं थे, बट हमने मतलब मैंने वो भी पूछ लिए कि ये चीज भी है, ये चीज भी। तो आपका भी बहुत इसमें रोल है। एक अच्छे टीचर का रोल तो होता ही है, बिकॉज एक अच्छे टीचर का रोल अगर ना हो तो उसके अलावा आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। और टीचर का रोल सबसे बड़ा होता है, उसके बाद कैंडिडेट की अपनी प्रिपरेशन और मेहनत होती है। सो दैट्स, बिल्कुल। यही है कि आज इतना अच्छा रिजल्ट रहा और इतना अच्छा क्लियर कर लिया। और एक और चीज है कि अनअकैडमी तो मेरे लिए एक ब्लेसिंग की तरह रही है, बिकॉज यहाँ पे मैंने एक फैमिली बना ली है और सब जो है वो पर्सनल कॉन्टेक्ट्स में है। इवन के हम जिनसे रोज मिलते हैं हम उनसे इतनी बात नहीं करते, बट यहाँ पे ऐसी
फैमिली बन गई है कि मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है बताने के लिए। मुझे अनअकैडमी से भी कभी कॉल आता है तो मैं उन्हें यही बोलता हूँ कि ये मेरी सेकंड फैमिली है, कि जो यहाँ पे हमने रिलेशंस Very बना good. लिए। तो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग जर्नी, बहुत ही इनक्रेडिबल जर्नी रही। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स। मेरे लिए तो बहुत ही एक ब्लेसिंग रही कि अनअकैडमी ज्वाइन करना और उसके बाद एग्जाम देना और अब इस बार जीआरएफ होना, मतलब इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। So at last, I want to ask you to whom you want to give the credit for your success. मैम सक्सेस का क्रेडिट मैं तो सबसे पहले तो ऊपर वाले का शुक्र है कि जिसकी वजह से मतलब उसका हाथ था और जिसकी वजह से एग्जाम क्लियर हुआ। और आपसे आपसे ही पढ़ा सब कुछ, आपसे ही किया, आपसे चीजें सीखी। और इस काबिल कुछ आता नहीं था हमें, बट आज इस काबिल हैं कि हम बच्चों को आंख बंद करके भी पढ़ा सकता हूँ मैं। और उसके बाद ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, उनकी ग्रैंड पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, वो बहुत ज्यादा आपके लाइफ में एक अहमियत रखती है चीज, कि बड़ों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। तो बड़ों का आशीर्वाद था, आपका आशीर्वाद था और ऊपर वाले की मेहरबानी थी, कृपा थी, जिसकी वजह से आज आई एम एबल टू अचीव जीआरएफ। Okay. So congratulations once again, देवेंद्र. थैंक यू। आई विश कि आपको जो भी आप चाहते हैं सक्सेस मिले। और देवेंद्र जी को ऑलरेडी 2 जॉब ऑफर आ चुके हैं। उन्होंने मुझे पूरे मतलब ये मेरे टॉप लर्नर्स में से रहा है देवेंद्र। जब हमें भी टीचर्स डे पे शो हुआ था, एक पूरा हमें मिला था कि कौन कौन लर्नर्स आपको सबसे ज्यादा वॉच करते हैं, तो देवेंद्र मेरा सबसे नंबर 1 कैंडिडेट था और मुझे होप था कि इसका तो क्वालिफाई होना ही है। सो आई विश गुड लक फॉर योर फ्यूचर और आपका जीआरएफ क्वालिफाई हो, मुझे बहुत खुशी है इस बात को लेके। और आगे भी आप लोग ऐसे ही बने रहें, साथ में कांटेक्ट में रहें और विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी जर्नी फॉर योर लाइफ आल्सो। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशन। कुछ और कहना चाहते हैं देवेंद्र जी आप अपनी तरफ से? बस मैं यही कहूंगा कि जेआरएफ तो हो गया है, बट लेकिन ये है कि हम यहाँ पे ऐसे जो रिलेशंस बन गए हैं वो सिर्फ अनअकैडमी तक, सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन तक नहीं थे। ये तो अब रिलेशन जो है ये लाइफ लॉन्ग ही चलेंगे। और डेफिनेटली आई विल कम एंड मीट यू पर्सनली ऑल्सो, जो मैंने बोला था वो तो मैं आपको पर्सनली आऊंगा जरूर मिलने के लिए। तो बस यही है कि आपका आशीर्वाद था और ऊपर वाले की कृपा थी कि आई एम एबल टू अचीव व्हाट आई वांट टू अचीव। बिकॉज काफी लोगों को देखा पिछली बार, कोई कैटेगरीज थी, कोई कुछ थी जिनके नंबर कम थे, बट उनका जेआरएफ भी हो गया था। तो मुझे भी ये लगता था कि यार मतलब इतनी मेहनत करके भी अगर रुक गया तो कुछ मतलब हमें कमी रही होगी। बट लेकिन चलो इस बार हमने डबल मेहनत की, ट्रिपल मेहनत की और उसकी वजह से अब जो रिजल्ट है वो सबके और सामने जो है आपने ट्रिपल मेहनत करी, जो बच्चे कम मार्क्स लाके कैटेगरी में नेट अचीव करते हैं या जीआरएफ अचीव करते हैं, अब आपने ज्यादा मेहनत करी तो आपको अब जितने भी एग्जाम होंगे कंप्यूटर्स के आप अच्छे से दे पाओगे। देखो आपने बोला कि मैं आंख बंद करके पढ़ा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि आपको इतनी नॉलेज हो गई है, आपने इतने डाउट पूछे हैं मुझसे कि रियली मतलब सेशन में सब आपके लोगों का नाम डाउट के अंदर भी रख दिया सब लोगों ने। बट इसमें अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि आपको उससे कुछ सीखने को मिला। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि डाउट जितने भी हैं आप पूछो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में क्यों ना आया हो। और आपको भी हमेशा मैं यही मैसेज सभी लर्नर्स को दूंगी कि जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं से ही बन सकता है। तो सीएस एग्जाम में जहां भी आपको क्वेश्चन मिले, जैसा भी मिले, प्रिपरेशन करो और अपने एम को अचीव करो। सो थैंक यू सो मच। मैम एक चीज और बोलूंगा कि आपको अगर एबीसीडी भी नहीं आती है ना, तो आपको वो पूछने के लिए बेशरम बनना पड़ता है। डाउट्स पूछने के लिए बेशरम बनोगे तभी कुछ एग्जाम में अचीव होगा, ऐसे कुछ अचीव। अगर आप पीछे पीछे रहोगे, चुप चुप रहोगे, तो आप अपने अंदर ही चीजें रखोगे और कल को अगर वो एग्जाम में आ गई तो आप वो अच्छे ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। बिल्कुल बेसिक तो क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ बच्चे शर्म के मारे नहीं पूछते हैं, हाँ, ये फैक्ट तो है। तो ये मैं यही चीज कहूंगी कि अपने डाउट जो भी आपको है, चाहे 1 बार 10 बार जब भी पूछना है, पूछो अपने एजुकेटर से। अगर एजुकेटर नहीं बता रहा है तो वो एजुकेटर की गलती है, फिर आपकी गलती नहीं है। बट मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि हर एक स्टूडेंट्स का इन एवरी सेशन आप लोगों का डाउट क्लियर करूं। सो थैंक यू सो मच देवेंद्र जी, आप टाइम देने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस, फॉर योर ब्लेसिंग्स, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं डेफिनेटली आई विल कम एंड मीट यू पर्सनली आल्सो, जो मैंने पहले भी कहा था। सो वेलकम थैंक यू सो वेलकम मच। वेलकम।